लुई फिशर ने इस अध्याय की शुरुआत 1942 में सेवाग्राम में गांधी जी से अपनी मुलाकात को याद करते हुए की है। दिसंबर 1916 की एक गर्म दोपहर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 2301 प्रतिनिधियों से खचाखच भरा हुआ था। यह एक ऐसा मंच था जो राजनीतिक ऊर्जा और उम्मीद से सराबोर था। इसी भीड़ के बीच एक साधारण सा व्यक्ति खड़ा था, राजकुमार शुक्ल, एक दुबला पतला थका हुआ किसान। किसी ने नहीं सोचा था कि ये अनपढ़ किसान एक ऐसे आंदोलन की चिंगारी बनाएंगे जो इतिहास रच देगा। जब उन्होंने महात्मा गांधी से संपर्क किया तो यह सिर्फ एक अनुरोध नहीं था, यह उम्मीद की घोषणा थी। मैं राजकुमार शुक्ल हूं, मैं चंपारण से हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे जिले आएं। गांधी जी, जिन्होंने कभी चंपारण का नाम तक नहीं सुना था, हिमालय की तराई में नेपाल के पास स्थित एक जिला ने शुरुआत में टालने की कोशिश की। उनके पास कानपुर की यात्रा और भारत भर में कई अन्य कार्य थे, लेकिन शुक्ल हार मानने वाले नहीं थे। शुक्ल गांधी जी की परछाई बन गए। वह उनके पीछे पीछे हर जगह गए। कानपुर, गांधी जी के अहमदाबाद स्थित आश्रम, हर जगह उन्होंने हफ्तों तक गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा और बस यही कहते रहे, एक तारीख तय कीजिए जहां अधिकांश लोग झुंझला जाते। गांधी जी प्रभावित हुए। अप्रैल 1917 में जब गांधी जी ने आखिरकार चंपारण जाने का वादा किया तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वह भारत की आजादी की लड़ाई का एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। यह यात्रा मुजफ्फरपुर में आधी रात को ट्रेन पहुंचने से शुरू हुई, जहां प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी और छात्रों का एक बड़ा समूह उनका इंतजार कर रहा था। स्थानीय हालात बेहद दयनीय थे। ब्रिटिश जमींदार अधिकांश उपजाऊ भूमि के मालिक थे और भारतीय किसानों को बर्बर बटाई प्रणाली में फंसा रखा था। किसानों को अपनी जमीन के 15% हिस्से पर नील की खेती करने और पूरी फसल किराए के रूप में देने के लिए मजबूर किया जाता था। जब जर्मनी में सिंथेटिक नील बनाई गई तो जमींदारों ने पहले से ही गरीब किसानों से मुआवजा वसूलने की कोशिश की। लेकिन गांधी जी सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ने नहीं आए थे, वह एक समुदाय को बदलने आए थे। उन्होंने स्थानीय वकीलों से मुलाकात की, उन्होंने मुकदमों के लिए अधिक फीस लेने के लिए उन्हें डांटा, किसानों के बयान दर्ज किए और वास्तविक स्थिति की जांच की। जब ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें डराने की कोशिश की, चंपारण छोड़ने का आदेश दिया और उन्हें अदालत में बुलाया तो उन्होंने सिविल अवज्ञा और सम्मान का क्रांतिकारी संयोजन पेश किया। सबसे शक्तिशाली क्षण तब आया जब हजारों किसान स्वाभाविक रूप से अदालत के आसपास जमा हो गए। ये वे लोग थे जो अब तक सत्ता को चुनौती देने से डरते, अब एकजुट खड़े थे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अधिकारियों को स्वयं गांधी जी को छोड़ना पड़ा ताकि वे भीड़ को नियंत्रित कर सकें। उन्होंने समझाया कि वह एक अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ रहे थे ताकि एक उच्च नैतिक जिम्मेदारी पूरी की जा सके। जब उनसे माफी की उम्मीद की गई तो उन्होंने इसके बजाय बताया कि उन्हें सिस्टम को चुनौती क्यों देनी पड़ी। संधि का तरीका अद्भुत था। जब जमींदारों को उम्मीद थी कि गांधी जी उनसे गैर कानूनी वसूली गई पूरी राशि वापस करने की मांग करेंगे तो उन्होंने केवल 50% मांगा और फिर 25% स्वीकार कर लिया। उनकी सोच क्रांतिकारी थी। असली जीत पैसे के बारे में नहीं थी, बल्कि किसानों को यह एहसास दिलाने के बारे में थी कि उनके भी अधिकार हैं। गांधी जी की दृष्टि सिर्फ कानूनी लड़ाई तक सीमित नहीं थी। उन्होंने गांवों में शिक्षकों को लाया, स्कूल खोले, स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार किया और बुनियादी स्वच्छता का ध्यान दिया। उन्होंने 3 दवाएं, कैस्टर ओनेल, क्विनैन और सल्फर मरहम पेश की और उनकी पत्नी कस्तूरबा ने सामुदायिक स्वच्छता सिखाई। परिणाम क्रांतिकारी थे। कुछ वर्षों में ब्रिटिश जमींदारों ने अपनी संपत्तियां छोड़ दी जो किसानों को वापस मिल गई। नील की बटाई प्रणाली समाप्त हो गई। जब एक अंग्रेज शांतिवादी चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज ने मदद की पेशकश की तो गांधी जी ने मना कर दिया। आपको सहारे की तलाश नहीं करनी चाहिए, उन्होंने अपने साथियों से कहा। कारण न्यायपूर्ण है और आपको अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए। आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्रता और किसानों की मदद अब एक शक्तिशाली और अविश्वसनीय आंदोलन में बन गए थे। चंपारण का यह प्रकरण सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं था, यह गांधी जी के जीवन
और भारत की आजादी की लड़ाई का एक निर्णायक मोड़ था। जैसा कि उन्होंने कहा, ब्रिटिश मुझे मेरे ही देश में आदेश नहीं दे सकते। यह केवल इंडिगो या शेयर क्रॉपर्स के बारे में नहीं था। यह सम्मान, आत्मनिर्भरता और यह विश्वास पैदा करने के बारे में था कि हर आवाज मायने रखती है। देखने के लिए धन्यवाद।